हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो आज हम 7th क्लास ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, हमारी बदलती पृथ्वी। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और छोटा है, बट इसमें बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी, इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि जो हमारा भूपर्पटी है ना, हमारे ऊपर स्थल जिसमें हम रहते हैं, उसमें क्या बदलाव आया है। ठीक है, भूपर्पटी में हमारे क्या बदलाव है और किन कारणों से बदलाव आता है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। और ये बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। मैं बताऊंगा जो नोट्स करने लायक चीज़ें होंगी वो मैं टिक कर दूंगा, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी यूपीएससी के न्यू एस्पिरेंट हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्लासेस हैं और ये बहुत ही अच्छी हैं। आप बस थोड़ा फोकस करिएगा और थोड़ा आराम से धैर्य रख के सीखिएगा। ठीक है। आप पहले काम करिए कि फ़ोन को ऐसे इस मोड में कर लीजिए, ठीक है, लैंड मोड में, और ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है, ताकि आप मेरी आवाज़ सीधे सुन सकें। और वीडियो को थोड़ी फास्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है, ताकि आप वीडियो जल्दी देख सको। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों से अनेक प्लेटों में विभाजित है, तो हम सभी जानते हैं स्थलमंडल हमारे कितनी प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, भूपर्पटी है, फिर उसके अंदर मेंटल है, फिर क्रोड है। ठीक है, तो हम लोग पिछले चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। तो हमारे ऊपर की जो प्लेटें हैं वो कई भागों में, लगभग 7 भागों में विभाजित की गई हैं। ठीक है, हमारी जो ऊपर की प्लेटें हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पूरे समुद्र और हमारी पूरी महाद्वीप जो हैं, ठीक है, महासागर महाद्वीप जिसपे हैं, वो टोटल 7 भागों में डिवाइड की गई हैं। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ठीक है, तो प्लेटें गति कर रही हैं। ठीक है, कहीं पे जैसे हिमालय जैसी पर्वत की उत्पत्ति हो रही है, तो कहीं समुद्र के अंदर कुछ प्लेटें नष्ट हो रही हैं, तो वहाँ पे नई प्लेटें बन भी रही हैं। ठीक है, तो ऐसा है, आप जैसे 11th क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे प्लेटें नहीं बन रही हैं और कहाँ पे प्लेटें नष्ट हो रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक वर्ष के केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या है ना कि हमारी जो भूपर्पटी है, ऊपर की जो लेयर है ना, उसके नीचे मैग्मा है, द्रवित मैग्मा है। ठीक है, और ये मैग्मा हमेशा ऐसे ही ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति करता है। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ गति करता है ना, जिसकी वजह से ये ऊपर की प्लेटें खिसकती हैं एक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्ताकार रूप में घूमता करता है। ठीक है, जैसा कि क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं। ठीक है, वृत्ताकार का मतलब क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए भूपर्पटी है, ठीक है, ये ऊपर की छेद है, और ये जो मैग्मा ना, ये ऐसे इस दिशाओं में ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे नीचे से आके ऊपर आता है, फिर नीचे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे घूमता रहता है। ठीक है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ठीक है, जब प्लेट गति करती हैं तो इस वजह से परिवर्तन होता है, जैसे कहीं पे भूकंप आता है। ठीक है, कहीं पे प्लेटें जब धंसती हैं नीचे जाती हैं, तो उस पर ऊपर जब देखिए क्या होता है ना, जैसे एक प्लेट मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और एक प्लेट ये है, तो जिस ये प्लेट मान लीजिए नीचे जा रही है और ये प्लेट ऊपर जा रही है। ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे जो अवगाध होंगे, मतलब यहाँ पे जो इसका कचरा होगा या जो भी मिट्टी होगी, तो ये इसको खींच के, मतलब घिसेगा, और घिसने की वजह से ये ऊपर आएगा। ठीक है, और ये ऊपर जमता चला जाएगा। तो ये चीज़ें जब नीचे जाएंगे ना, तो जब ये प्लेटें एक दूसरे के नीचे जाती है ना, तो कोई भी चीज़ जब इन दोनों में टकराहट होगी, जो मतलब दोनों आपस में टकराएंगे, तो इसमें कंपन पैदा होगा ना, जिसकी वजह से भूकंप आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पृथ्वी की गति को उनके बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, पृथ्वी में कितनी गति होती है, जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है। ठीक है, तो इसमें जितनी गतियाँ हैं वही बताएगा, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनिक बल कहते हैं। ठीक है, अंतर्जनिक बल, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्जनिक बल किसे कहते हैं? ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर भूगार्भिक क्रियाएं होती हैं, जैसे भूकंप आता है पृथ्वी के अंदर आता है, ज्वालामुखी फटती है, ठीक है, वो पृथ्वी के अंदर भूगार्भिक क्रियाएं हैं। ठीक है, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं। एक्सोजनिक मतलब ये क्या है ना, जैसे कि बाहर हवाएं चलती हैं, ठीक है, बारिश होती है, जिसकी वजह से हमारे भूतल पे घर्षण होता है। ठीक है, पर्वत आप लोगों को पता है, अरावली पर्वत है, जो लगभग अब ऐसे हो चुका है। ठीक है, पहले वो ऐसे चोटी में रहा हुआ होगा, बट इस पर लगातार बारिश और हवा की वजह से ऊपर की चोटियाँ घिसती हुई टूटती हुई चली गई हैं, जो अब इस समय इस तरह हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरे गले में थोड़ी खराश है, बट आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अंतर्जनिक बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे अचानक भूकंप अचानक, ठीक है, कभी गति धीमी होती है, तो धीरे धीरे भी होता है। ठीक है, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ठीक है,
तो आप लोगों को पता है जब भूकंप आते हैं तो कितनी बड़ी हानि होती है। अगर भूकंप 6.5 से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अगर ज्वालामुखी जो मतलब किसी ऐसे क्षेत्र में आ गया जहाँ पे मतलब बहुत सारी जनताएँ रहती हैं, तो वहाँ पे क्या है ना कि मिट्टियाँ जल जाती हैं, ठीक है। तो जितने भी मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मतलब अनाज नहीं उगते और बहुत सारे मतलब नुकसान होते हैं, ठीक है। इंसानों को अपने जगह छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, ये कुछ नहीं कहानी है, ये आगे देखते हैं। तो थोड़ी चीज़ जान लेते हैं। पृथ्वी की गति क्या क्या है, अंतर्जनिक मतलब पृथ्वी की गति के कितने कारण हैं, दो कारण हैं, एक अंतर्जनिक कारण है, एक बहिर्जनिक कारण है, ठीक है। अंतर्जनिक आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, आकस्मिक बल जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। भूस्खलन जो मतलब मिट्टियाँ या पर्वत कहीं से हट जाए, ठीक है, भूस्खलन जैसे बारिश में होता है अक्सर, ठीक है। पटल विरूपण बल, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी बल। पटल विरूपण क्या होता है, जैसे कि पर्वत है ना, पर्वत है तो पटल विरूपण को जैसे आप जानते हैं गर्मी ठंडी में क्या होता है कि मान लो गर्मी में चट्टान तो फैलती है, ठीक है, ठंड में चीख उठती है, जिसकी वजह से वहाँ के ऊपरी चट्टानें में दरार पड़ जाती है और हवा और बारिश की वजह से जब वो टूटते हैं तो उनका पटल जो विरूपण मतलब टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है। और उसका पर्वत निर्माण कारण अभी हमने आपको बताया ना कि जैसे हिमालय की उत्पत्ति हो रही है क्योंकि एक प्लेट जो है नीचे जा रही है और एक प्लेट ऊपर आ रही है, ठीक है। तो जो प्लेट नीचे जा रही है और जो प्लेट ऊपर जा रही है ना, वो इसकी चीज़ों को घिसेगी, घिसने की वजह से यहाँ पे अवगात जमा होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपर्दन और निक्षेपण, जैसे हमारे यहाँ नदियाँ, जब बारिश होती है हमारे यहाँ, तो आप लोगों ने अपने घरों में अक्सर देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जब छत के पानी ज़मीन पे गिरता है ना, तो मिट्टी वहाँ पे गड कर जाती है, गड्ढा बन जाता है और वो मिट्टी हम आगे देखते हैं नालियों में जम जाती है, ठीक है। तो क्या है कि जहाँ से कटती है वहाँ से अपर्दन होता है और जहाँ पे जमती है वहाँ पे निक्षेप होता है, ठीक है। तो ये अपर्दन और निक्षेप ऐसे बहुत बड़ी मात्राओं में जब कहीं पे बाढ़ आती है तो वहाँ की मिट्टियाँ बहा ले जाती हैं और कहीं पे जाके जमा कर देती हैं, ठीक है। और नदी का बहता जल, ठीक है, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद, ये सारी चीज़ें आप तो समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बता रहे हैं, आप लोग बस ध्यान से थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए, ये चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ठीक है। अब भूकंप मतलब ज्वालामुखी क्या है, सॉरी भूकंप बोल रहा हूँ, ठीक है। ज्वालामुखी क्या आप लोगों को बता दूँ कि ये हमारी भूपर्पटी के ऊपर, ठीक है, ये चीज़ें हमारी भूपर्पटी है। और क्या होता है जहाँ पे मतलब ये पर्वत ऐसे होते हैं ना, तो ये यहाँ पे चट्टानें जो होती हैं बहुत ढीली होती हैं, ठीक है। और ढीली होने की वजह से ये जो नीचे है मेंटल में जो लावा होता है ना, ये द्रवित अवस्था में होता है। और जहाँ पे ये हल्का मतलब पाता है, यहाँ पे चट्टानें नरम होती हैं, ये वहीं से सीधे एक सुरंग बना के ऊपर की तरफ निकलता है, क्योंकि आप जो लावा होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर गति करता है, ठीक है। और ऊपर जाने की वजह से जब यहाँ पे कहीं छिद्र मिलता है तो यहाँ से सीधे निकल जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। कभी कभी इसकी स्पीड इतनी रहती है बहुत दूर तक इसका लावा छिटकता है, ठीक है। और जो गैस निकलती है, ठीक है, गैस इसमें से क्या करनी, गैस है वो राख निकलती हैं, क्रेटर, इसका जो मुहाना होता है ना उसे क्रेटर कहते हैं, ठीक है। निकास वेंट, जैसे साइड में कहीं छेद है पहाड़ में, ठीक है, उसको कहते हैं निकास वेंट, ठीक है। उसके बाद लावा, जो निकलने के बाद जो लावा ऐसी ज़मीन पे आता है बहता है उसे लावा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये शब्दकोश है, इसमें क्या बताना, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस हम वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली एनसीईआरटी में थोड़ी स्टोरी वाइज है क्योंकि 6 क्लास के बच्चों को अब डायरेक्ट अगर सारी चीज़ इंपॉर्टेंट समझाएंगे तो समझ में नहीं पाएंगे, इसलिए स्टोरी की तरह एनसीईआरटी है, ठीक है। और स्टोरी आप लोग जानते हैं ना कि स्टोरी को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो कनेक्ट करके आप भी पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको और समझ में भी आएगा, ठीक है। इस प्रकार के स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, ठीक है। जब प्लेटें मतलब गति करती हैं ना, एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर रहती है ना, तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, ठीक है, कर सकता है। तो ये प्लेटें किधर भी किसी भी दिशा में जा सकती हैं, ठीक है। ये जैसे आप 11th में जाएंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, ठीक है। उसमें मैं आपको फिर जब 11th क्लास की जियोग्राफी पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से एकदम विस्तार पूर्वक बताऊँगा, ठीक है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, ठीक है। भूकंप किसे कहते हैं, मान लो कि जैसे कि ये कोई प्लेट है, ठीक है। अब इसके नीचे कोई कंपन या कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं या कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो यहाँ पे या तो मिट्टी दब रही है या ऊपर उठ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जब ऐसा होगा ना तो ये तरंग की तरह निकलता है, ठीक है। अभी भूकंप को मैं बताऊँगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। ये तरंग की तरह निकलता है जिसकी वजह से यहाँ पे कंपन होता है, ठीक है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, ठीक है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो मतलब भूकंप जहाँ पे
कंपन उत्पन्न, जहाँ पे जैसे कंपन की जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम का नाम तो आप समझ रहे हैं, जहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है। उद्गम केंद्र की भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को आदि केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कोई भूपर्पटी है और यहाँ पे कोई भूकंप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भूकंप आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना पूरा क्षेत्र प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर इसके लगभग 90 डिग्री पे जो सबसे ऊपर, जो सबसे नज़दीक की जगह होती है ना, इसे ही अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे गति करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं, गति करता है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है, क्योंकि अधिकेंद्र जो सबसे नज़दीक होता है वहाँ पे कंपन बहुत ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ना, वैसे वैसे कंपन कम होता चला जाता है, ठीक है। आप लोगों ने पानी में कंकड़ फेंका है ना, जब पानी में कंकड़ फेंकते हैं तो जैसे लहर नहीं टाइप की उठती है, छोटी सी लहर, और जैसे जैसे दूर जाती है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे है कि जब नज़दीक होता है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे तरंग उत्पन्न होता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाता है धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। एक अधिकेंद्र से दूर बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। जैसे पानी में होता है, हम कंकड़ फेंकते हैं, यहाँ पे देखो समझाया गया है, ठीक है। समझा रहा हूँ। और सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ होगा, क्योंकि मेरे गले में आज बहुत ज़्यादा खराश है, ठीक है। ये उद्गम केंद्र है, ठीक है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है और वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो भूकंप उत्पन्न हो रहा है किसी कारण, ठीक है। तो ये क्या है ना, ऐसे तरंग वाइज, देखो पानी में जो तरंगे बनती है ना वो ऐसे ही बनती है ना, ऐसे लहर की तरह से, ठीक है। और ये है उसका अभिकेंद्र, अधिकेंद्र, ठीक है। मतलब जहाँ उसके सीधे ऊपर वाली सबसे नज़दीक की जगह जो है स्थल पे, ठीक है। जमीन के अंदर से जो सबसे ऊपर के स्थल की जगह है 90 अंश के कोण पे, ठीक है, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। उसके बाद ये प्लेट सीमा है, ठीक है। प्लेट सीमा मतलब जो तरंगे ऐसे ऐसे बह रही हैं, ठीक है, उसे प्लेट सीमा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। भूकंप तरंगे जो सभी दिशाओं में बाहर निकलती हैं। तो आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया कि पानी में जैसे लहरें उठती हैं ना, सेम वही चीज़ें यहाँ पे हैं। ये थोड़ा देख लेते हैं। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। ऐसी तरंगे अथवा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, ऐसी तरंगे एस तरंगे, ठीक है, और एल तरंगे। तो टोटल 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक पी प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है, और एक एस प्रकार की तरंगे होती हैं, एक एल प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ पी तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। पी तरंगे हैं, ये प्राथमिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। मतलब ये पृथ्वी की सतह पे सबसे पहले पहुँचती हैं, ठीक है। और ये तीनों मतलब ठोस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में ये गति करती हैं, ठीक है। मतलब ठोस में भी, द्रव में, गैस में, तीनों में अवस्थाएं में, तीनों अवस्थाओं में ये गति करती हैं, ठीक है। और ये दूसरा बताता हूँ, यस तरंगे, ठीक है। यस तरंगे क्या है? यस तरंगे हैं द्वितीय तरंगे, ये पी तरंगों के कुछ देर बाद ये पहुँचती हैं, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये बस ठोस पदार्थ में ही गति करती है, ये बस ठोस में ही गति करती है, ठीक है। और आप लोग समझ गए होंगे, पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति करती हैं, ठीक है। कैसे? जैसे कि हमारे यहाँ ध्वनि गति करती है ना तीनों में, पानी में भी गति करती है, हवा में भी गति करती है, और ठोस में भी गति करती है। और सेम ये ध्वनि की तरंगों जैसे ही पी तरंगे गति करती हैं। पी तरंगे एकदम ध्वनि की तरंगों जैसे, पी तरंगे ध्वनि की तरंगों जैसे गति करती हैं, ठीक है। और यस तरंगे बस ठोस में गति करती हैं, किसमें? बस ठोस में। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे हम बताते हैं आपको। यद्यपि भूकंप, यद्यपि ये याद पढ़ते हैं, यद्यपि भूकंप भविष्यवाणी संभव नहीं है, ठीक है। मतलब भूकंप कब आता है इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय क्रियाएं क्या हो रही हैं, तो हम पृथ्वी के अंदर लगभग अभी तक तो हम 12 से 16 किलोमीटर ही जा चुके हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या क्रिया हो रही है तो हम जानते नहीं, ना देखे हैं, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता कि पृथ्वी के अंदर कौन सी कब क्रिया क्या हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं जान सकते, बट हाँ एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कहीं पे, इतना पता कर सकते हैं कि अगर हम भूप्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अब फिर हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हम इनके बारे में पढ़ने का हमें, आप लोगों को लगता होगा कि ये चीज़ें हम पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। ये भूप्रकृति के बारे में पढ़ के हम क्या करेंगे, तो इन सब के बारे में पढ़ के हम ये चीज़ नॉलेज कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, कहाँ पे कौन सी परत है, कहाँ पे कौन सी प्लेटें हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है ना कहाँ पे कौन सी आपदा कब आने वाली है, ठीक है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी आपदा सबसे अधिक आती है, कहाँ पे कैसी आपदा आ सकती है,
तो हम उसका एक मतलब पहले से बचाव कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी मतलब हानि कम हो, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी मतलब ज्योग्राफी पढ़ने का ये सिस्टम है जिसकी वजह से हम आगे अपनी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से भी हम ज्योग्राफी की मतलब अपनी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों का उत्तेजित और सांपों का धरातल पर आना। आप लोगों को पता होगा कि जब 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है, तो कहाँ पे, अंडमान निकोबार में जब सुनामी आई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था ना कि जब बीच पे जब समुद्र का पानी हटने लगा ना तो सब समुद्र के किनारे जाने लगे, ठीक है। समुद्र के किनारे जाने की वजह से जैसे जैसे बीच का पानी हटने लगा तो सब उसके करीब बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई और फिर पानी अचानक से ऊपर आने लगा ना तो भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को जान लेनी चाहिए कि जब जानवर भगने लगे, ठीक है, समुद्र से दूर हटने लगे, मछलियाँ मतलब उत्तेजित हो जाए और जितने सांप है सब बाहर आ जाए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपदा आने वाली है। तो इससे हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, और खुद को बचा भी सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए कुछ बताया भी है। तो ये चीज़ें आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, चलिए ठीक है। यहाँ देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रकार द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, ठीक है। अब अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, ये चीज़ें आप जान लीजिए। अपक्षय क्या है कि मान लीजिए नदियों में जब बाढ़ आती है ना या बारिश जब होती है तो हमारी जो मतलब जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे बादल फट गए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ऊपर की जो मृदा होती है ना वो बह जाती है, ठीक है। और बह जाने के बाद कहीं पे जाके कहीं ना कहीं पे जाके जमा होगी और जहाँ पे जमा होती है ना, जहाँ से कटती है वहाँ पे अपक्षय होता है, जहाँ पे जमा होती है वहाँ पे अपरदन होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे जमा हो वहाँ से अपक्षय मतलब कट जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और निक्षेप जहाँ पे ले जाके जमा करती है, ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, ठीक है, जैसे सैलों का टूटना या बारिश का होना, मतलब बारिश की वजह से जब ऊपर की मृदा हट जाए, ठीक है। भूदृश्य पर जल एवं पवन जैसी विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, ठीक है। अपचय क्या है कि जब चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, ठंडी गर्मी के बाद जैसे हवा की वजह से बारिश की वजह से जब चट्टानें टूटती हैं उसे अपक्षय कहते हैं, अपर्दन। बारिश की वजह से जब ऊपर की मृदा बह जाती है, ठीक है, उसे और बह जाने की वजह से उसे अपर्दन कहते हैं, ठीक है। वायु जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया के फलस्वरूप निक्षेप का काम करती हैं। अब देखो यहाँ से अपर्दन हो गया, ठीक है, अपक्षय हो गया, ये कहीं पे जाके तो जमा होंगे, कहीं पे जाके रुकेंगे ना, और जहाँ पे रुकेंगे उसे निक्षेप कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ घरों में जब बारिश होती है, अभी हमने उदाहरण दिया आपको, तो नालियों में मिट्टियाँ जम जाती हैं, वो मिट्टियाँ कहाँ से आती हैं, जो मिट्टियाँ अपर्दन और अपक्षय की वजह से आती हैं, जो निक्षेपित हो जाती हैं हमारी नालियों में, ठीक है। थोड़ा हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ लेंगे, ठीक है। अपर्दन एवं निक्षेप के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, ठीक है। अब क्या क्या स्थलाकृतियों का निर्माण करता है ये देखते हैं। नदी के कार्य, नदी के क्या क्या कार्य हैं, मतलब नदी कैसे क्या करती है देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, ठीक है। जब मान लीजिए नदी कहीं बाढ़ आ जाती है, ठीक है, बाढ़ आने की वजह से ऊपरी मृदा बह जाती है, ऊपरी मृदा कट जाती है, या कहीं पे बाढ़ आने की वजह से मृदाएं निक्षेपित हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टियाँ जमा हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे नए स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जब नदियाँ किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैलों या खड़े ढाल वाली चट्टानों से गिरती हैं या तो जलप्रपात बनाती हैं, ठीक है। और जैसे हमारे दक्षिण की साइड में बहुत ज़्यादा जलप्रपात है क्योंकि वहाँ पे पठार क्षेत्र है, ठीक है। और बारिश की वजह से जब मतलब पानी गिरता है तो वहाँ पे ऊपर जो नरम मिट्टियाँ होती है वो कट के बह जाती है, ठीक है, और नीचे पठार की वजह से नीचे चट्टानें जो होती हैं वो कटती नहीं है, तो वहाँ पे जलप्रपात का निर्माण होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी गिर रहा है और जलप्रपात का निर्माण मतलब इसे झरने का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये कठोर सेल है, ठीक है, ये जल की धारा है, जल की शक्ति से कटे हुए मृदु सेल हैं। जो नरम नरम सेल हैं वो तो कट जाती हैं, बट जो कठोर सेल हैं वो नहीं कटेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ से जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़दार मार्ग पे क्यों बहती है, आप लोगों ने जब अपने घर पे मतलब पानी गिराया होगा तो मान लीजिए आप लोगों ने कभी कभी तो देखा होगा ना, जब ऐसी ढलान होती है और यहाँ पे पानी गिरता है तो सीधे पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग मिट्टियों पे या फर्श पे जब पानी गिर जाता है तो पानी ऐसे ऐसे बह के जाता है, ऐसे ऐसे क्यों बहता है,
क्योंकि यहाँ पे ढलान नहीं होती, और ढलान ना होने की वजह से ये सीधे जा नहीं पाता, ये ऐसे से घूम के जाता है, ठीक है, विसर्प का निर्माण करता है, ठीक है। इसी से ऐसे घूमने की क्रिया को ही विसर्प कहते हैं, ठीक है। मोड़दार मार्ग का निर्माण करता है, ठीक है। नदी के इन्हीं मोड़दार को विसर्प कहते हैं, ठीक है। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन और निक्षेपित शुरू हो जाता है, ठीक है। अब अपर्दन और निक्षेपित क्या होता है आप लोगों को एक बात देख लीजिए। जैसे कि ये मान लीजिए नदी है कोई, ठीक है। अब पानी इधर से बह रहा है, तो जब पानी इधर से यहाँ पे लगेगा ना, तो यहाँ पे अपर्दन करेगा, ठीक है। और यहाँ से कटा के जब यहाँ पे घूमेगा तो यहाँ पे निक्षेपित करेगा, मतलब एक स्थान पे इधर से अपर्दन करेगा और यहाँ पे निक्षेपित करेगा, यहाँ से काटेगी मिट्टियाँ को और यहाँ पे जमा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपर्दन होगा, यहाँ पे निक्षेपण होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यह समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बता दूँ, अभी बता रहा हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, सॉरी ये मान लीजिए नदी है, ठीक है। अब समय के साथ साथ मान लीजिए कि ऐसे बह रही है, ठीक है। अब समय के साथ साथ बारिश मतलब पानी धीरे धीरे कटने की वजह से अभी ये यहाँ से सीधे मिल गई, ठीक है। यहाँ से नदियाँ सीधे मिल गई और ये कट के अलग हो गया, ठीक है। और ये क्या बनेगा, जब ये कट के अलग हो जाएगा तो ये गोखुर झील या चाँप झील के नाम से ये अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए चाँप की तरह है, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, जैसे चाँप झील या गोखुर झील कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या बता रहे हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है, ठीक है। एक अलग झील बन जाती है जिसे हम चाँप झील के नाम से जानते हैं, ठीक है, चाँप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जब बाढ़ आती है, तो फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टियाँ हम अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है। बाढ़ आने की वजह से हम लोग देखते हैं ना, जो हमारे मतलब बाढ़ आने की वजह से जब हमारे घर गाँव में मिट्टियाँ जमा, अभी देखिए जब हाल में ही बाढ़ आई थी तो हमारे यहाँ बहुत सारी मिट्टियाँ जम गई थी, जैसे कि पूरे फर्स्ट फ्लोर ही डूब गया था मिट्टियों से, ठीक है। तो वहाँ पे महीन मिट्टियाँ बहुत मतलब उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं, महीन मिट्टियाँ होती हैं जो दूसरी जगह से ऊपर की मृदा जब नदी बहा के ले आती है तो यहाँ पे निक्षेपित कर देती है, ठीक है। ऐसी मिट्टियाँ पदार्थों का अवसाद कहते हैं, मतलब जो नदी ला के जो अवसाद मतलब जो मिट्टियाँ जमा कर देती हैं, नदी जो चीज़ें ला के छोड़ देती हैं उसे क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। विसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, चाँपझील किसे कहते हैं, अवसाद किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। और अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। बाढ़कृत मैदान मतलब जिसपे मिट्टियाँ के जमा हो जाती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही उपजाऊ होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, ठीक है। उत्थित तटबंध क्या होते हैं कि किनारे पे जहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है, ठीक है, तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अब क्या होता है ना, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते जो ढलान होती है बहुत कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नदियाँ बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। क्या होता है कि ये मान लो नदी आ रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे भागों में नदियाँ विभाजित होती है और यहाँ पे अवगात जमा हो जाते हैं, मतलब उनकी द्वारा मिट्टी लाई होती है वो जमा कर देती है। तो यहाँ पे मुहाने पे ना कई सारे भागों में नदियाँ विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। और कई सारे भागों में विभाजित हो जाने की वजह से इन्हें क्या कहते हैं, आगे देखते हैं, जमा हो जाती है, जिनके कारण वितरिका कहते हैं। देखिए ये देखिए मैं बता रहा था ना, यहाँ पे सारे अवगात जमा हो चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नदियों में कई भागों में बढ़ चुका है, क्योंकि ढलान कम होने की वजह से यहाँ पे अवगात जमा होते चले जाते हैं और ये नदियाँ कई भागों में बढ़ जाती हैं, ठीक है। और जिन्हें क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। इनके भागों में जो ये चीज़ें हैं, ये जो कट के पानी बह रहा है इसे वितरिका कहते हैं, ठीक है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे को निक्षेपित करने लगती है, ठीक है। जो चीज़ें ले आती हैं निक्षेपित कर देती है, यहाँ पे ये निक्षेपित की वजह से ही कई भागों में वो टूटी हुई है, ठीक है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने को अवसादों के संग्रहों को डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और इसी डेल्टा, अब मैं बता दूं कि जहाँ पे बहुत सारे अवसाद जमा हो जाते हैं ना, यहाँ पे नदियों का जो क्षेत्र होता है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और नदियों का क्षेत्र कम हो जाने की वजह से यहाँ पे पानी आता है जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो अवगात जमा होते हैं बहुत ही गीले होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जो हमारे भारत में है, ठीक है, भारत में और बंगाल देश में, ठीक है, बांग्लादेश में
समुद्री तरंगों के कारण, ठीक है, अब समुद्री तरंगों के क्या कार्य हैं इसको हम पढ़ते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पीछे चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब समुद्री डेल्टा के कारण दिखते हैं समुद्री तरंगों के कार्य। ठीक है, समुद्री तरंग के अपर्दन का निक्षेपण तथा तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। अभी क्या है, अपर्दन निक्षेपण क्या करती हैं कि समुद्र की लहरें क्या है, चट्टानों को काटती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अपर्दन और निक्षेपण होता है। ठीक है, जिससे समुद्री तट का निर्माण होता है। समुद्री तरंगे लहर लगातार सैलों को काटती टकराती हैं, सैलों से टकराती हैं। ठीक है, जिससे दरार विकसित होता है, समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी होने लगती है। ठीक है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कि जैसे ये कोई खड़ी चट्टान है। ठीक है, और समुद्र का पानी बार बार इसमें टकरा रहा है, टकरा इसमें धीरे धीरे ये काटता हुआ चला जाएगा, और काटने की वजह से इसमें होल, एक गुफा टाइप बन जाएगा। ठीक है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, इस गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। ठीक है, अब मान लो कि जैसे कि अब ये कोई चट्टान थी। ठीक है, ये ऐसी चट्टान थी, अब कटते कटते, ठीक है, ऐसे हो गई। यहाँ से नदियाँ, मतलब वो सी जो है अपनी धाराओं से इसको काट काट के ना ऐसे कर दिया, बस इसमें छत बची है। ठीक है, छत बचने की वजह से क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है, लगातार अपरदन छत को तोड़ देती है। ठीक है, फिर भी लगातार अगर अपरदन हो रहा है तो छत भी टूट जाती है, फिर ऐसे कुछ बचता है टीले टाइप का। ठीक है, तोड़ देती है तोड़ देती है और केवल दीवारें ही बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक स्टैक कहते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, स्टैक किसे कहते हैं। ठीक है, तटीय मेहराब किसे कहते हैं। ठीक है, समुद्री गुफा किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं। मान लो कि जब सारी चीज़ें टूट जाती है ना, तब ऐसे टीले टाइप का बन जाता है, जिसे समुद्री भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्र की पुलीन का निर्माण करती है। अब अवगाध धीरे धीरे जमा हो जाता है तो वहाँ पे पुलीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हिमनद के कार्य। अब हिमनद क्या होता है, मतलब बर्फ। हिम मतलब होता है बर्फ, नद नद मतलब होती है नदी। तो बर्फ की नदी का क्या कार्य है, अब उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना कि मतलब जब जहाँ पे हिमनद बहती है वहाँ पे ऊपर तो नदी के ऊपर बर्फ जम जाता है, लेकिन नीचे पानी बहता रहता है। ठीक है, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों को गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती रहती है। ठीक है, और गोलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन होता रहता है। ठीक है, मतलब मिट्टियाँ कटती रहती हैं। हिमनद सॉरी हिमनद गहरे गर्त का निर्माण करता है। मतलब वहाँ पे हिमनद जो है गहरी गर्त, मतलब हमेशा मिट्टियों को काट काट के गहराई बनाते चले जाता है। ठीक है, जिससे ऐसे ऐसे क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसे इसे गर्त कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। ठीक है, जो गड्ढा होता है उसमें जल भर जाता है और वे समुद्र या झील बन जाते हैं। ठीक है, वो सुंदर झील बन जाते हैं। मतलब जब गड्ढा ऐसे बनता चला जाता है और जब बर्फ पिघलती है तो इसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये झील बन जाता है। ठीक है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तटीय तलछट मिट्टियाँ निक्षेपित हो जाती हैं, और ये निक्षेपित ही हिमनद हिमोड़ कहलाता है। हिमनद हिमोड़ का निर्माण करता है। ठीक है, जब ऊपर से चट्टानों को काट के जो मिट्टियाँ आती हैं और जहाँ पे निक्षेपित होती हैं उसे हिमनद हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम जानते हैं, अब हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक, पहला कि नदियाँ क्या करती हैं। ठीक है, मैदानी नदियाँ क्या करती हैं। दूसरा हिम नदियाँ क्या करती हैं। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे पवन के क्या कार्य हैं। ठीक है, पवन के क्या कार्य हैं। पवन, आपने कभी रेगिस्तान देखा है, बालू टीले के कुछ चित्र एकत्रित करने के प्रयास कीजिए। अब देखो ऐसे ऐसी, मतलब ऐसी कुछ स्थलाकृति निर्माण हो जाती है राजस्थान में। ठीक है, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपित का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक
ठीक है। छत्र के आकार की सेल देखते होंगे, छत्र क्या होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे टीले टाइप का, ठीक है, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है, पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग में आसानी से काटती है, ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, ठीक है। इसलिए ऐसी सेलों का आधार संकीर्ण एवं शीर्ष वृत्त होता है, जिससे पवन चलने पर यह अपने साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। अभी क्या बताना चाह रहा है कि देखो, जो सेलें होती है ना, मतलब जो हवाएं होती हैं, ये ऐसे निर्माण करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नहीं काटती, ये नीचे काटती जाती हैं, ठीक है, नीचे से काट के लेके जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान में, मतलब राजस्थान में नहीं, जहाँ पे रेगिस्तान होता है वहाँ पे ऐसी, मतलब पर्वतों का, ऐसी चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटे पहाड़ियाँ बनाती हैं, ठीक है, ऐसे, मतलब ऐसे पहाड़ियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। इनको बालू का टिब्बा कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम नोट कर लिए, इन्हें बालू का टिब्बा कहते हैं। जब बालू के कण महीन एवं हल्के हो जाते हैं तो वायु उनको अपने साथ उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं, ठीक है, मतलब ये जब हवाओं के साथ उड़ के कहीं दूसरी जगह जाकर निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो मैं इसमें बता दूँ हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा है, ठीक है। पहला तो हम देखा कि भूपर्वतीय चट्टानों में क्या है, गतियाँ हैं, ठीक है, भूपर्वतीय चट्टानें गति करती हैं, ठीक है। तो गतियाँ किन किन कारणों से करती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। और भूकंप में क्या होता है, भूकंप में 3 तरंगे होते हैं, PSL, ठीक है। तो पी तरंगे क्या है कि तीनों में गति करती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में। एस तरंगे क्या है, बस ठोस में गति करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा भूकंप, अरे ज्वालामुखी हमने देखा, ज्वालामुखी में क्या होता है, ठीक है, चूँकि जो नीचे हमारे लावा हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ गति करते हैं और ऊपर की तरफ गति करने की वजह से ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने देखा नदियों का, मैदानी नदियों का, ठीक है, विसर्प देखा हमने, ठीक है, अवकाश जाना हमने, निक्षेपण जाना हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा हिम नदियाँ, उसके बाद फिर हमने हवाओं के बारे में। तो टोटल हम लोगों ने इतनी चीज़ें चैप्टर के बारे में सीखी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करो। और जो न्यू एस्पिरेंट है उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझसे बहुत लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते रहते हैं कि सर, मतलब इतना लंबा सफ़र है, मुझे बार बार डिमोटिवेशन रहता है, पढ़ने का मन नहीं करता, नींद आती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनमें वो डिमोटिवेशन की जिक्र करते हैं। बट मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये यूपीएससी है, ठीक है, और ये बहुत लंबा सफ़र है। आप एक चीज़ बस इमेजिन करके इसमें पढ़िए, बस एक दिन के लिए, कि जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा उस दिन आपके पिता, आपके माताजी, आपके परिवार, आपके समाज में आपकी क्या इज्जत होगी, और आप जिस पोस्ट पे जाओगे उस पोस्ट का मतलब क्या महत्व है, और उससे आप कितने लोगों का भला कर सकते हो। जो मुसीबत, जो प्रॉब्लम आपने, देखो हर कोई तो मुसीबत फेस नहीं करता, क्योंकि सबके, कुछ लोग तो सक्षम होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने, मतलब जो मुसीबत फेस करते हैं, जो मुसीबत से पढ़ते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जिनकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं और लोग डर जाते हैं, तो उनकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, तो जिनको ये चीज़ बहुत बड़ी लगती है ना, अगर वो चीज़ें ये सोच के कर रहे हैं तो समझ लो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जिस दिन हम कामयाब होंगे ना, बस वही चीज़ सोच के पढ़ो। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये सोच के आप पढ़ोगे तो ना आपको नींद आएगी, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपका दिमाग भटकेगा, आप अच्छे से फोकस करके इसको पढ़ पाओगे। और पक्का है, मुझे यकीन है कि आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर लोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। मैं आगे 12th तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा। धन्यवाद।